Welcome back, dear viewers. We are discussing chapter number 13 of plus 1 biology, that is photosynthesis in higher plants. अपने पिछले वीडियो में हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस द्वारा की गई थी। अब हमें मालूम है फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इनटू एडीपी टू सिंथेसाइज एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। The mechanism of ATP synthesis in photosynthesis has been explained by Peter Mitchell in the year 1961 and is known as chemiosmotic hypothesis. According to this hypothesis, the ATP synthesis is linked to development of proton gradient across thylakoid membrane. अब इस hypothesis के अनुसार कि जो ATP की synthesis है वो किसके कारण होती है, वो होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट के कारण। जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है मींस थाइलाकोइड के अंदर और थाइलाकोइड के बाहर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होती है। ल्यूमेन होता है जो थाइलाकोइड का, वहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा, तो जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है। जब डाउनहिल जर्नी होती है प्रोटॉन की ल्यूमेन थाइलाकोइड के ल्यूमेन से स्ट्रोमा की ओर थ्रू एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करके एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो प्रोटॉन की एक्युमुलेशन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, वो किसके कारण डेवलप करता है। देयर आर 3 रीजंस। अब यहाँ ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, उसके बाद आगे जो टेक्स्ट है वो हम देखेंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जो पहला रीजन है वो है, यहाँ पर देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब होती है तो जो प्रोटॉन होता है ये जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है उसमें रिलीज होता है। दूसरा रीजन है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर की ओर लोकेटेड होता है। इट हैंड्स ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर प्लास्टोक्यूनोन इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर की बजाय ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रोटॉन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर को देता है जिसको प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। अब जो हाइड्रोजन कैरियर होता है ये स्ट्रोमा में से एक प्रोटॉन को रिमूव करता है while transferring its electron to electron carrier which is located on the inner side of the thylakoid membrane। तो जो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर को तो उस ट्रांसफर के दौरान स्ट्रोमा में से प्रोटॉन को ले लेगा एक और प्रोटॉन को अंदर आकर रिलीज कर देगा ल्यूमेन में, जिससे अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तीसरा रीजन ये है कि जब NADPH की सिंथेसिस होती है NADP+ से, तो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है विच इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ आप देख सकते हैं ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इसके बाहर की ओर, तो क्या करता है ये जो प्रोटॉन है प्रोटॉन स्ट्रोमा में से यूज करता है। स्ट्रोमा में से प्रोटॉन को यूज करेगा तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड। तो ये एक तीसरा रीजन है जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है। अब जब अंदर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर गया, बाहर स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम है, तो जब इनकी डाउनहिल जर्नी होगी एटीपीएस सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण जो पोटेंशियल है उसको एडीपी और फॉस्फेट यूज करके एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। वाटर अंडरगो फोटोलिसिस ऑन द इनर side of the thylakoid membrane. Hydrogen ions or protons released during the process accumulate in the lumen. Clear है। दूसरा रीजन है प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is located on the outer side of the thylakoid membrane. It hands over its electron to hydrogen carrier plastoquinone instead of an electron carrier. The hydrogen carrier removes a proton from stroma while transporting an electron to an electron carrier which is located on the inner side of the thylakoid membrane. The proton is then released in the lumen of the thylakoid, जिसके कारण प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है थाइलाकोइड में, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में। तीसरा रीजन NADP reductase enzyme is located on the outer side of the thylakoid membrane. It uses
proton या H plus of stroma to synthesize NADP H+ from NADP+. As a result, the above reason, there is more proton concentration inside the thylakoid lumen than the outside. This creates a proton gradient or proton motive force across the thylakoid membrane, which acts as a driving force behind the conversion of ADP and inorganic phosphate into ATP. Since thylakoid membrane is impermeable to proton, अब जो thylakoid membrane है उसमें से proton move नहीं कर सकते, so they move towards stroma side of membrane through ATPase complex. तो जो उनकी movement है वो ATPase complex के through होती है. अब downflow of proton from high to low concentration through ATPase complex provides the energy that allows an ATP synthetase enzyme to produce ATP from ADP and inorganic phosphate. तो जब डाउनहिल जर्नी इसकी मूवमेंट होती है प्रोटॉन की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वहां पर जो एनर्जी निकलती है उस ट्रांसफर के दौरान, उस एनर्जी को यूज करके जो एक ATP सिंथेटेज है वो ATP की फॉर्मेशन करता है ADP और inorganic phosphate से. So it is now well established that single molecule of ATP is formed for every 3 proton passing through ATPase complex. तो 3 प्रोटॉन जब पास करते हैं ATPase complex के थ्रू तो एक ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है. नेक्स्ट है assimilatory पावर. ये हमने कर लिया पहले, फिर एक बार जेंटल रिमाइंडर है. The light reaction generates assimilatory power in the form of ATP and NADPH2, which is used in the synthesis of carbohydrates in the dark reaction. अभी हम आगे डार्क रिएक्शन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर. तो इसलिए ये एक बार थोड़ा रीब्रशिंग है कि जो assimilatory पावर लाइट रिएक्शन में बनती है, assimilatory पावर क्या है, ATP और NADPH2 को assimilatory पावर क्या है, दैट्स ऑल. तो उसका यूज होता है. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.